हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज क्लास 10th के लास्ट जो एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी उसके लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए थे, तो उसको आप देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज जो होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका जो एक कोण हो वो 90 डिग्री हो। इस प्रकार से आपका एक समकोण त्रिभुज रहेगा। और यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई के बारे में बोला गया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 ये हमको दे रखा है। जो कर्ण है इसका कर्ण जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आपका वो कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है और अन्य दो भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मानना किसको है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो आपको बोला गया कि जो आधार है ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमको आधार मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार, हमने समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर मान लिया, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अगर आप ऊंचाई देखेंगे प्रश्न में बोला गया है जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है। और शेष दो भुजाएं हमारे पास कौन कौन सी है, एक भुजा हमारे पास आधार है, एक भुजा हमारे पास ऊंचाई है, इसको लंब कहते हैं ना। तो कर्ण का स्क्वायर जो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर रहती है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर रहेगा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब यानी कि लंब का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय रहती है। जो कर्ण का स्क्वायर रहेगा उस शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण देखा हमको 13 है ना का स्क्वायर, और आपका आधार दे रखा है, आधार इसने का आधार x है और ऊंचाई क्या बोल दिया x माइनस 7। ठीक है, तो आधार को x का स्क्वायर और प्लस ये रहेगा x माइनस 7 का स्क्वायर, लंब मतलब आपकी जो ऊंचाई है। अब यहाँ पे आप जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 और एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा, ए बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर रहता है वो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आप ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2ab। तो 2 आपका फॉर्मूले में है और आपका 7 2ab, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 फॉर्मूले में रहेगा, ए का मान x है और इंटू बी का मान आपका यहाँ पे 7 है। 2ab आपका इस प्रकार से हो जाएगा, 169 रहेगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 49 और 7 टू जा 14 माइनस का 14x। यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आगे ध्यान देंगे, अब इसको क्या है द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो इसको उधर लेके जाएंगे हम, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, क्योंकि 14x वाला टर्म दूसरा कोई नहीं है, तो 14x और प्लस का 49 यहां पे रहेगा, और एक यहां से जाके उधर नेगेटिव में तो माइनस का 169 है ना, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस माइनस क्या होता है माइनस 9 माइनस 9 0, और 6 माइनस 6 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 और आएगा 120 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पूरे में 2 कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आपका 2 कॉमन लेके ये आपका 0 के अपॉन में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का
60, क्योंकि 2 कॉमन लिया, इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर जो हमारे पास द्विघात समीकरण बनी है, वो बनी है एक्स स्क्वायर -7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जो फैक्टर करने का तरीका रहता है कि 60 का जो यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो 61 60 आपका गुणा करके 60 आए, और जोड़ घटा के आपका कितना -7 का -7 आना चाहिए। तो इसको हटा देते हैं पूरे, ध्यान देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको हम अगर करते हैं तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 5 60 है ना, क्योंकि ये आपका तो माइनस का 12x और प्लस का 5x, माइनस प्लस का क्या होगा माइनस, और चिन्ह किसका आएगा, बढ़ेगा, तो इसलिए -7x रहेगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे -60 बनेगा इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। तो अब आपको कॉमन लेना है, तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा x -12, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो x -12 रहेगा, और यहाँ पे आपका 5 कॉमन रहेगा प्लस का 5 कॉमन, यहाँ पे x -12, क्योंकि जो 60 है वो 12 5 से 60 बन रहा है, तो ये इस प्रकार से कॉमन आप ले लेंगे। अब यहाँ पे x -12 यहाँ पे भी है, x -12, और यहाँ पे भी, इसको फिर से कॉमन ले लिया, ये रहेगा आपका x + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दो मान बनेंगे इसके। यदि x -12 इक्वल टू आप 0 लेते हो तो हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 12, पक्षांतर होके ये आपका आ जाएगा एक वैल्यू। दूसरा आप ध्यान देंगे, यदि आप क्या करते हो x + 5 इक्वल टू 0 करते हो तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये क्या है, लेंथ है ना, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा है ना, तो लंबाई है, तो नेगेटिव नहीं रहेगी, क्या रहेगी पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू रहेगा आधार। अतः हम लिख सकते हैं, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, क्योंकि हमने x क्या माना था, आधार माना था, तो आधार हो जाएगा बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। इसलिए अगर आधार इतना है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसलिए ऊंचाई क्या थी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x -7 था, ये था आधार, वो ऊंचाई हमने मानी हुई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 12 आ गया, x का वैल्यू -7, तो आपको कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपके ऊंचाई। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.2 का वो रह जाता है, फिर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हाँ, देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कुटीर उद्योग एक दिन में, एक क्वेश्चन कुछ ज्यादा लंबा था इसलिए हमने शॉर्ट में इसको लिखा है ना। हम इसको पढ़ के सुना देते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब इसको हम समझाएंगे आपको किस प्रकार से बात कर रहा है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की, है ना, जो निर्माण लागत है वो ज्ञात करनी है ना, निर्माण लागत ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसको ज्ञात करना हो तो उसको हम मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना, या उस विशेष दिन, ऐसा रखिए उस दिन, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या
ये हमने एक्स मान ली। क्या बात कर रहा है, कोई उद्योग है, अब जो उद्योग है वो बर्तन को निर्मित करता है, तो यहाँ पे बोला गया है जो बर्तन उद्योग ने निर्मित करे तो इसकी जो निर्माण लागत है वो क्या है कि इस निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हमने क्या माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तब निर्माण लागत, तब या तो उस दिन है ना, तब उस दिन निर्माण लागत। अब निर्माण लागत क्या हो जाएगी, निर्माण लागत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार हम देखें तो ये बोल रहा है कि उस दिन निर्माण लागत जो है रुपए में वो रहेगा आपका उस दिन बर्तनों की संख्या जो है उसके दुगने से। भाई हमारे पास बर्तनों की संख्या हमने x मानी, इसका दुगना क्या हो जाएगा 2x रहेगा। दुगना कितना रहेगा 2x, दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक है और ये रुपए में है। उस दिन जो निर्माण लागत है ना, उस दिन निर्माण लागत यहाँ पे स्किप हो गया है ना, यहाँ पे निर्माण लागत, निर्माण लागत है ना दुगने के निर्मित बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हमें कुल निर्माण लागत दे रखी है ना, तो कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, इसलिए कुल निर्माण लागत जो प्रश्न में गिवन है कुल निर्माण लागत, जो कुल निर्माण लागत है इसको समझना कि कुल निर्माण लागत कैसे हम निकालते हैं। वो दिन कितना 90, कितना दिया है 90 रुपए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है यहाँ पे कि मान लीजिए आप क्या करते हो कि एक दिन में हमने 10 बर्तन बनाए, कितने बर्तन बनाए 10, ठीक है ना, और जो एक बर्तन की कीमत है वो 15 रुपए है, कितना रुपए 15, ठीक है। तो कुल निर्माण लागत जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, एक दिन में 10 बर्तन बनाए और एक बर्तन की कीमत कितनी है 15 रुपए, तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितना हुआ, तो वो हो जाएगा आपका कि हम क्या करेंगे कुल निर्माण लागत के लिए बर्तनों की संख्या और गुणा कितने रुपए का एक बर्तन है। तो यहाँ पे भी जो आप दिख रहा है आपको, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है और तब उस दिन निर्माण लागत है ना, निर्माण लागत इतना है, ये रुपए में है ना 2x प्लस 2x, क्योंकि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है तो 2x प्लस 3। अब कुल निर्माण लागत क्या होगा, जो हमारे पास बर्तनों की संख्या है उसका हम गुणा कर देंगे किससे, जो निर्माण लागत है, जो निर्माण लागत है, और वो आ जाएगी फिर कुल निर्माण लागत के बराबर। हमें कुल निर्माण लागत तो गिवन नहीं दे रखा है 90, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। बस यहीं तक ये क्वेश्चन केवल देखने का लंबा है ना। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आप इसकी भाषा को समझ जाते हो तो आसान सा लगने लगता है ना। इसको आसान बनाने के लिए आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत बर्तनों की संख्या गुणा उस दिन बर्तनों में जो एक बर्तन का है ना कीमत है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले गए माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप गुणनखंड करेंगे। तो हमने गुणनखंड करने के लिए आपको बताया हुआ है कि क्या करना है, गुणनखंड जब आप करेंगे तो अचर पद का सबसे पहले गुणा होगा किससे, एक्स स्क्वायर के गुणा के साथ। तो 92 जो 180, अब 180 का आप गुणा करेंगे तो फैक्टर करेंगे, तो 180 का फैक्टर जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि गुणा करके आपका 180 आए और जोड़ने से घटाने से आपका 3 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, पहले 2 से कटेगा है ना, 2 9 जा, ठीक है 18, अब फिर से 2 से कटेगा, 2 4 जो 8, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब होगा ये किससे 3 से, तो 3 1 जा 3, हाँ ठीक है 3 1 जा 3 और 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए गुणा करके कितना है आपका 180 और जोड़ने घटाने से 3 आपका आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर आप देखें 15 माइनस 12 करते तो आपका 3 बन रहा है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x। देखो गुणा करके प्लस माइनस का माइनस आएगा और जोड़ने पे आपका घटाने पे कितना 3x आ रहा है, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन है और यहाँ पे आपका 2x रहेगा अंदर, क्योंकि x कितने बार था है ना, x स्क्वायर था, x इंटू एक्स, ठीक है 2 टाइम्स था, तो यहाँ पे रहेगा ये प्लस का 15, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लीजिए और यहाँ पे कॉमन आ रहा है कितना आपका 6,
6 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पे रहेगा आपका 2x और प्लस का 6 लिया, तो यहाँ पे 15 रहेगा। जो आपका यहाँ कॉमन बनता है वो यहाँ पे भी कॉमन बनता है। तो एक बार आपका 2x प्लस 15 आपने कॉमन लेना है, और फिर आपका शेष रहेगा यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जो बर्तनों की संख्या है वो आपका क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ रहा है, अगर आप इसको लेके चलते हैं, तो यदि आपने क्या किया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 किया, तो आपका x का वैल्यू आएगा माइनस 15/2। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। कारण क्या है कि बर्तनों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक पूरा नंबर रहेगा। बर्तन या तो 4 होंगे, 5 होंगे, इस प्रकार से। और यदि आप क्या करते हैं, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, तो आपका x इक्वल टू कितना आएगा 6। तो आपका उस दिन जो निर्मित बर्तनों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। ठीक है ना। एक हमको बर्तनों की संख्या पूछी थी, और दूसरा प्रत्येक नग की लागत है ना। तो लागत क्या हो जाएगी, तो उस दिन जो निर्माण लागत हो जाएगी वो हो जाएगी आपका प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक, या आपका प्रत्येक नग की लागत ही है, प्रत्येक नग की लागत क्या रहेगा, वो रहेगा आपका जो बर्तनों की संख्या है उसके दुगने से कितना 3 अधिक थे ना, ये बोला था। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका कितना 2 6 12 प्लस 3 यानी कि 15 है ना। निर्माण लागत रुपए में आएगा, किसमें आएगा, रुपए में। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से। अब आप इनका अगर देखेंगे, देखो यही निर्माण लागत 15 रुपए और बर्तनों की संख्या 6 है, तो यहाँ पे आप निर्माण लागत इसका वैल्यू 15 आ गया और बर्तनों की संख्या 6 आ गई, तो 15 का 90 है ना। तो हमारा ये भी सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि हमारे आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है आपने करना है, प्रत्येक नग की लागत जो निर्माण लागत है 15 रुपए आ गई और बर्तनों की संख्या 6 आ गई। उस दिन जो कुटीर उद्योग था उसने 6 बर्तनों का निर्माण किया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5वां 6ठा था ये कंप्लीट हो गया, और आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी 4.3 है ना, मूल्यों की प्रकृति के बारे में यहाँ पे पता लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।